Hello everyone, welcome back to our channel Rasayanik Mind, and today we are going to start a new topic, types of chemical reaction. But before starting the main topic, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस वीडियो के टॉपिक्स के बेसिस पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, why should a magnesium ribbon be clean बिफोर बर्निंग इन द एयर. मीन्स क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हम जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, बर्न करने से पहले उसे क्लीन क्यों करना पड़ता है. इट इज बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. तो क्या करता है, जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. तो वो जो हमारे एटमोस्फेयर में जो भी गैसेस या मॉइस्चर कुछ भी प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना लेता है, और वो कंपाउंड उसकी आउटर लेयर पे सेटल डाउन हो जाता है और हमारी बर्निंग प्रोसेस में वो एक इम्प्योरिटी की तरह काम करता है. सो टू रिड्यूस द इम्प्योरिटी प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन वी शुड क्लीन इट बिफोर यूजिंग. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. यहाँ हमें कुछ रिएक्शन दी गई है और उनके लिए हमें बैलेंस रिएक्शंस लिखनी है. Our first reaction is hydrogen plus chlorine forming hydrogen chloride. तो जो हाइड्रोजन है वो एक डायटोमिक गैस है और उसका सिंबल है H2. Similarly, chlorine is also an diatomic gas. तो ये भी होगा Cl2 and these two will react to form hydrogen chloride. But यहाँ हमें पूछा गया है balance equation means the reactant and product both sides should have equal number of atoms. तो अगर हम यहाँ देखें, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं, बट जो HCl मॉलिक्यूल है इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है. तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 2 क्लोरीन एटम होंगे एंड द ओवरऑल रिएक्शन विल बी बैलेंस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड रिएक्शन. और हमारी सेकेंड रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट and forming barium sulfate and aluminum chloride. तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी रफ रिएक्शन लिखते हैं. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2. देन एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे बेरियम सल्फेट मींस BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3. लेकिन यहाँ ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि जो हमारे एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स वो डिफरेंट है. हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कि हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा है, हम उस कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे. तो जो एल्युमिनियम सल्फेट है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है. तो अगर हम इसमें से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ क्या है, सल्फेट आयन. तो इसमें 3 सल्फेट आयन है, बट जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ 1 सल्फेट आयन है. तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स बैलेंस हो जाएंगे. 3 सल्फेट आयन्स 3 सल्फेट आयन्स. बट यहाँ क्या हुआ, हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर ऑफ बेरियम एटम्स है वो वेरी कर गए. पहले दोनों साइड में एक एक बेरियम एटम था, बट अभी रिएक्टेंट साइड में 1 बेरियम है और प्रोडक्ट साइड में 3 बेरियम है. तो इसीलिए हम इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बेरियम एटम्स है वो भी बैलेंस हो जाएंगे. अब हमारा क्या बचा, एल्युमिनियम. तो एल्युमिनियम क्या है, यहाँ 2 एटम्स हैं बट प्रोडक्ट में सिर्फ 1 है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स हमारे बैलेंस हो गए. और सेम वे में हमारे क्लोरीन भी बैलेंस हो गए. यहाँ पे ये 2 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 2 6 एंड सिमिलरली हेयर 2 into 3 ऑल्सो 6. तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है ये ओवरऑल बैलेंस हो गई है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन, जो है हमारी सोडियम प्लस वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो अगर हम लिखें, जो सोडियम है उसका एटॉमिक सिंबल है Na एंड वाटर इज H2O फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ सोडियम एटम तो सेम है, बट हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, बट हमारे प्रोडक्ट में 2 + 1 टोटल 3 हाइड्रोजन एटम्स है. तो अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, अपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे.
तो अगर हम NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ हमारे 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, प्लस 2 पहले से हैं, तो ओवरऑल 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। बट रिएक्टेंट इज हैविंग ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 4। ओवरऑल जो हाइड्रोजन एटम्स है वो बैलेंस हो गए, एंड यहाँ जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गया है, 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड सिमिलरली 2 ऑक्सीजन एटम। बट जो हमारा सोडियम एटम है वो अनबैलेंस्ड हो गया दोबारा, तो इसीलिए हम इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ओवरऑल हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये है हमारी बैलेंस रिएक्शन। तो अगर ऐसे ही हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट वी हैव टू राइट द स्टेट सिंबल। मीन्स अभी हमने रिएक्शन बैलेंस की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है जो कंपोनेंट किस स्टेट में प्रेजेंट है हमें वो भी लिखना है। तो हम लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. हमने यूज किया है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड, सो उसका फॉर्मूला है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 फॉर्मिंग, क्या फॉर्म कर रहा है ये यहाँ पे, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये हमने रिएक्शन लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेट्स के बारे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है हमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का वाटर में सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हो गया है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में एक्वस। तो इसकी जो स्टेट है वो एक्वस है, बट जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है वो इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है मींस वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे S। लेकिन जो NaCl है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो अगेन इट इज एक्वस। तो यहाँ हमने स्टेट्स तो लिख दी। अब बारी आती है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेरियम एटम से। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड्स आर हैविंग ओनली वन बेरियम एटम। देन क्लोरीन एटम, जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे 2 क्लोरीन के एटम है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे सिर्फ 1 क्लोरीन का एटम है, तो इसीलिए हम NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो हमारे ओवरऑल क्लोरीन एटम्स है वो बैलेंस हो जाएंगे। देन सोडियम एटम्स, रिएक्टेंट इज हैविंग 2 सोडियम एटम एंड प्रोडक्ट इज आल्सो हैविंग 2 सोडियम एटम एंड सल्फेट आयन और आल्सो बैलेंस। सो हमारी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई है और हमने इसकी जो स्टेट्स है वो भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मींस ये भी एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। हम मतलब हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो हमारा HCl है दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस। वो दोनों रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, तो वो सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। तो अगर हम अपनी रिएक्शन लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH और ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे AQ देन HCl, HCl is also an aqueous solution, तो ब्रैकेट में AQ देन एरो फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड NaCl and it is also solution plus water मींस H2O, वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम ब्रैकेट में L लिखते हैं। देन यहाँ हम देखते हैं कि सारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वली बैलेंस्ड है, मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड आर हैविंग ओनली 1 सोडियम एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन एटम। तो ये हमारी रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, तो हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अवर ऑल क्वेश्चन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have learnt in class 9 during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of the another element, nor do the atom disappear from the mixture or appear from somewhere else। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जैसा कि हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ये नहीं होता कि हमारा एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट हो गए,
या फिर वो कहीं डिसअपियर हो गया या नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। मीन्स सिंपली इट सेज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। You will study about type of bond formed between the atoms in chapter 3 and 4. तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जर्नली केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब हमारा कोई भी किसी भी कंपाउंड के पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करके नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो उसे हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड वगैरह हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि जो रिएक्शन का नाम है वो यहाँ शो कर रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ना। तो कोई भी कंपाउंड ए और बी मिक्स होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं सी। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ दो ही नहीं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिक्स होके एक नया सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसे हम समझने के लिए हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम oxide or quicklime in a beaker, slowly add water and then touch the beaker. हमें फील करना है कि जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो क्या हुआ है। सो क्विकलाइम किसे बोलते हैं, क्विकलाइम मीन्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं और ओनली लाइम भी बोलते हैं। तो जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम, एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। तो क्या हुआ है इस रिएक्शन में, क्या हुआ है, जो ये दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इन्होंने कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है, सिंगल प्रोडक्ट। बट एक कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slate lime and release a large amount of heat. तो यहाँ ये बोल रहा है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कुछ हीट भी रिलीज होती है। ओके, सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, दो कंपाउंड्स में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कॉइल। मीन्स जो कॉइल है बेसिकली उसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है और जब कार्बन हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ भी क्या हुआ है, हमारे दो कंपाउंड्स और रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया है। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मीन्स जो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करती है और हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती है, एंड दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ क्या हुआ है, अगेन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ भी क्या हुआ है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइन करके हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अभी हमने इस अपनी ऊपर वाली रिएक्शन में पढ़ा था कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो हीट भी रिलीज होती है साथ में। सो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। These reactions in which heat is released during the formation of product are known as exothermic chemical reaction. Means ऐसी रिएक्शन जिनके दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हमारी हीट रिलीज होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीन्स जनरली नेचुरल गैस में हम कंसीडर करते हैं मीथेन को। मीथेन जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं मीन्स ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स हीट भी रिलीज होती है। तो ये क्या हो गई, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नाउ
The second point is, do you know what is respiration? आप लोगों को पता है respiration क्या होता है? Okay, let me tell you. Respiration क्या होता है? Generally normally हम बोलते हैं कि हम एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स अंदर लेके जाते हैं अपने लंग्स में, देन लंग्स से हम CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो हम ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और देन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट अगर कोई ऐसा है जिसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं पता है, वो तो सिर्फ यही बोलेगा ना कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो क्या है? We all know that food we need energy to stay alive. Means हमें एनर्जी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। We get this energy from the food we eat, and during digestion, food is break down into the simpler substances. For example, rice, potato, bread contains carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form the glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provide the energy. And this process is known as respiration. So basically हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, अपना फूड हम जो भी ईट करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें होती है उसके अंदर। तो जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो जो फॉर्म्ड ग्लूकोज है, एंड देन दिस प्रोसेस कि हम इनहेल कर रहे हैं जो ऑक्सीजन, मीन्स हमने जो खाना खाया उसके ब्रेक डाउन से जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, देन जो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है, वो दोनों कंबाइन करते हैं एंड रिएक्शन होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी के कारण क्या होता है, अगर एनर्जी रिलीज हुई है, मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है। तो इस एनर्जी के रिलीज की वजह से क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो वार्म अप हो जाता है, और जब हम बाहर एक्सहेल करते हैं CO2 गैस, मीन्स जो हमने हवा अंदर ली है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बट हम जो रिलीज करते हैं वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो वो इसी एनर्जी की वजह से हीट अप हो जाती है। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter into composite O is also an example of exothermic reaction. मीन्स ये बोल रहे हैं कि जो हमारा वेजिटेबल्स वगैरह का जो कंपोजिट में ब्रेक डाउन होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन कर रही है चीजों, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। बट तो जैसे हमने कॉम्बिनेशन से समझा था, दो कंपाउंड कंबाउंड करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन भी किसे एक्सप्लेन करता है? ब्रेक डाउन। मीन्स एक हमारा बड़ा कंपाउंड ब्रेक हो गया है दो स्मॉल कंपाउंड्स में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक्टिविटी यहाँ दी गई है। टेक अबाउट द 2 grams of ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube and then observe the changing color of the crystal. तो हमने बेसिकली समझना क्या है, हमने सबसे पहले यहाँ लिए हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। तो हम जब उसे हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे? उसके कलर में कुछ चेंज आ जाएगा। तो वो चेंज किस वजह से आया है? वो चेंज आया है उसके डिकम्पोजिशन की वजह से। जब हमने आयरन सल्फेट को हीट किया तो उसका ब्रेक डाउन हो गया, तो उसने क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड बनाई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसे हमने फेरिक ऑक्साइड क्यों कहा? क्योंकि जो हमारा सल्फर आयरन है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, आयरन 2+ एंड आयरन 3+। आयरन 2+ को हम बोलते हैं फेरस एंड आयरन 3+ को हम बोलते हैं फेरिक। तो जो ये 3+ वाली ऑक्साइड है इसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हमने क्या ऑब्जर्व किया? अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन into the simpler product and this reaction is known as decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal lose water when heated and color of the crystal changes, it decomposes to the ferric oxide and हाँ, तो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है
कि इनिशियली जब हमने हीट किया, सबसे पहले उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिए, उसके बाद हमारा जो मेन आयरन सल्फेट था उसका ब्रेकडाउन हो गया है, और वो ब्रेकडाउन करके उसने ऑक्साइड बनाई है सल्फर की एंड आयरन्स की। तो यहाँ अब हमारा सेकंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये, कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन उसे हीट करते हैं तो वो दो कंपाउंड्स में ब्रेक होता है। पहला है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, इसीलिए द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज जनरली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, इसीलिए इसका यूज होता है। बट यहाँ क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन तो हुआ है but decomposition is occurring in the presence of heat. Therefore, this reaction is known as thermal decomposition. It means हमने decomposition समझा था कि एक बड़ा कंपाउंड दो स्मॉल या दो से ज्यादा स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक होता है. When a large compound is breaking into the smaller one, it is known as decomposition reaction. But if decomposition is occurring in the presence of heat, then the reaction is known as thermal decomposition. तो इसका एक और एग्जांपल जो है हम इसे समझ सकते हैं कि अगर हम वी टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर एंड देन हीट ओवर द फ्लेम व्हाट यू ऑब्जर्व। तो यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम किसी ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में अगर लेड नाइट्रेट का पाउडर लेते हैं और उसे हीट करते हैं तो वहाँ क्या चेंज होगा, वी विल ऑब्जर्व दैट ए ब्राउन कलर फ्यूम्स, ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो है वो बाहर निकलेंगे। तो वो क्या शो कर रहा है, वो ब्राउन कलर की फ्यूम शो कर रही है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है उसका कलर ब्राउन कलर का होता है। तो जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया वो ब्रेक हो गया, उसने क्या बना ली, लेड की ऑक्साइड बना ली, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना ली और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई वहां से। तो जो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका है ब्राउन कलर है। तो अगर ब्राउन कलर की गैसेस इवोल्व हो रही है तो ये शो कर रहा है कि हमारा लेड नाइट्रेट ब्रेक हो चुका है स्मॉलर कंपाउंड्स में। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल है कि डिकम्पोजिशन होता है, एक अपने आप डिकम्पोजिशन हुआ था, देन हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ, उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे जो हमारी ये एक्टिविटी 1.7 दी गई है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप तैयार किया गया है। मीन्स हमने एक मग लिया, उसमें 2 होल्स किए, 2 इलेक्ट्रोड फिट की एंड आफ्टर दैट उसे फिल कर दिया वाटर से एंड देन हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है उसे एक बैटरी से कनेक्ट करने के बाद। तो ओवरऑल यहाँ क्या हुआ है, जब हम करंट पास करेंगे बैटरी से तो जो वाटर है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो जो हमारा वाटर है वो किन चीजों से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दिए थे इन्होंने। तो जब इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा दोबारा तो ये वापस अपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होंगे। तो एक इलेक्ट्रोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक इलेक्ट्रोड पे हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो जो हमारी लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रोड है जहाँ, उसे हम बोलते हैं एनोड, इस पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। बट जो हमारी राइट साइड वाली इलेक्ट्रोड है उस पे हमारा, उसे हम बोलते हैं कैथोड, और यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी की हेल्प से हमें क्या समझाया गया है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का, बट अभी तक हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन जो हो सकता है वो हीट की प्रेजेंस में हो सकता है, बट ये रिएक्शन शो करती है कि डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी हो सकता है। सो इट इज शोइंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.8। यहाँ क्या बोल रहा है ये, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। तो हमने क्या किया है, हमने एक चाइना डिश में व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का इनिशियल कलर होता है वो व्हाइट होता है, तो इनिशियली इसका व्हाइट कलर था, हमने एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया, उसे सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे, दैट द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। ये क्या शो कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो रहा है प्योर सिल्वर एंड क्लोरीन गैस,
और जो ये सिल्वर कलर ग्रे कलर है वो हमारे सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्टिविटी शो करती है decomposition can also occur in the presence of sunlight. In the same way, bromine means bromine. If we take the silver bromide, तो ये भी सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाएगा और हमारा प्योर सिल्वर और ब्रोमीन गैस रिलीज करेगा। जनरली ये सब रिएक्शन हमारी फोटोग्राफी में यूज होती है। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो कैसे हो सकता है। तो जो हमारा डिकम्पोजिशन है मीन्स डिकम्पोजिशन ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है और ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो डिकम्पोजिशन के दौरान क्या हुआ है, एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है। So those reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. जैसे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, दो कंपाउंड्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इफ एक कंपाउंड ब्रेक करके स्मॉलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन मींस एनर्जी लगी है रिएक्शन के दौरान, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। इफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।